नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहा है, उत्थान हेल्थ, जिसमें आप हेल्थ से रिलेटेड आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको करना है व्हाट्सएप 9639901800 पे सिर्फ अपना नाम और अपना सवाल भेज दें और हमसे पूछिए हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल। और आज हमारे साथ उत्थान हेल्थ में एक स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर चित्तरंजन सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उत्थान हेल्थ में। इसका जो मकसद है वो ये है कि जो आम लोग होते हैं या जो भी लोगों को बीमारी होती है वो हमारे ज़रिए पूछ सकती है और हमारे एक्सपर्ट्स इसका जवाब देते हैं। तो सर हमारे साथ जो जैसे हमें मालूम है कि आप बच्चों के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इसमें जो है सबसे पहले हम आपसे सवाल जो पूछना चाहते हैं वो ये पूछते हैं, बहुत गर्मी हो रही है इस वक्त, काफ़ी गर्मी हो रही है, तो बच्चों को क्या ऐसा लाइट इनटेक लेना चाहिए, क्या ऐसा फूड लेना चाहिए जिससे बच्चे एक तो अपने आप को एनर्जेटिक फील करें और उनको कोई बीमारी लगने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन का होना जी। और डिहाइड्रेशन के अंदर का मतलब ये है कि पानी बॉडी से बाहर निकल जाना। और जब कभी हमारी बॉडी से बाहर पानी निकलता है तो हमारी बॉडी की सारी कार्यविधि धीमे धीमे शिथिल पड़ने लगती है। बच्चा डल पड़ने लगता है, उसका काम करने का, उनका एक्टिविटी का, प्ले का कुछ भी मन नहीं करता और बच्चा बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाता है। दूध भी नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता, ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है और बहुत ज़्यादा पानी की कमी की वजह से हमारी किडनी कम काम करती है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कुल मिला के हम देखें कि डिहाइड्रेशन से होने वाले दुष्परिणाम इतने ज़्यादा हैं कि हम आम जनता को पता भी नहीं होता, और जब तक बच्चा हमारे पास में आता है तब तक ये हम मान के चलें कि उसकी बॉडी के काफ़ी कुछ ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को समय समय पर और बहुत फ्रीक्वेंटली तरल पदार्थ दिए जाएं। तरल पदार्थों में पानी भी हो सकता है, सत्तू भी हो सकते हैं, दाल भी हो सकती है, फ्रूट जूसेस भी हो सकते हैं, घर के बने हुए अपने सूप हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूस वे में देते हैं। होता क्या है कि माताएं अपने कार्य में भूल जाती हैं और ऐसी गर्मी में बच्चों की अनदेखी हो जाती है। तो जब कभी ऐसा होता है तो हमें ये लगता है कि हमारे बच्चों को समय समय पर पानी मिलता रहे, तरल पदार्थ मिलते रहें, पानी की कमी ना हो, बस इतना ही हम लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी गर्मी से होने वाला जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो केवल पानी की कमी है। और ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो बच्चों के दिमाग में स्वेलिंग आने लगती है। जो बच्चे प्रोन हैं, जिनको दौरे पड़ सकते हैं, वो पानी की कमी और तेज़ बुखार की वजह से या एटमॉस्फेयर की तेज़ टेम्परेचर की वजह से उनको दौरे पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को पानी की कमी से बचाया जा सके। सर अगला सवाल है, ये है मिसेस पूर्णिमा मिश्रा। इन्होंने पूछा है कि इनकी बेटी है जो कि 4.5 महीने की है, पाँचवा महीना उसका होने ही वाला है, तो वो जो है फॉर्मूला मिल्क होता है वो और ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। वो पूछ रही है कि काउ मिल्क कब दे सकते हैं, और उसको थोड़ा सा डायरिया भी रहता है। जब भी उसको अगर कोशिश भी करिए कभी काउ मिल्क देने की तो उसको डायरिया हो जाता है। देखिए, माँ जो है वो ऑलरेडी अपना सबसे बेस्ट जो फूड है वो बच्चे को मिल रहा है, वो ब्रेस्ट फीड मिल रहा है। बाई चांस की बात है कि अगर लग रहा है कि ब्रेस्ट फीड इनएडिक्वेट है तो उस परिस्थिति में माँ जो है वो भैंस का दूध पिला सकती है। गाय का दूध तो वैसे भी आजकल हम लोग बच्चों में रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि गाय के दूध से होने वाले, अब समय के साथ में ये पता लग रहा है कि साइंटिफिकली गाय का दूध हमारे बच्चों के लिए नुकसान ज़्यादा करता है, फ़ायदा कम करता है। एक तो माँ की आदत होती है कि मेरे बच्चे को दूध डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो माँ के गाय के दूध में पानी मिलाना शुरू कर देती हैं। जब पानी मिलाना शुरू कर देती हैं और वो बोतल से दूध पिलाती हैं तो इतना एक जहरीला कॉम्बिनेशन हो जाता है कि बच्चे को लगातार डायरिया होना, कंटिन्यूस इन्फेक्शन होना, क्योंकि बॉटल और निपल की केयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर 2 घंटे पे बॉटल को बॉयल करना, निपल को बॉयल करना, ये बहुत बड़े बड़े घरों में भी मैंने देखा है कि ये संभव नहीं हो पाता है।
अनलेस कि आपके पास में पूरा एक सिस्टम ना हो कि हाँ भाई आप 10 बोतलों को इकट्ठा बॉईल कर लेंगे और 24 घंटे में वो सब यूज़ करेंगे, उसके बाद में तब आप दोबारा उन सबको बॉईल करेंगे आधा घंटे तक। तो ये बॉईल करना का मतलब ये है कि बोतल और निपल दोनों को पकाना पड़ता है मिनिमम आधा घंटे तक। जैसे आलू बॉयल होता है, अरबी बॉयल होती है, ऐसे ही बोतल और निपल को पकाना पड़ता है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। माँ जो है गर्म पानी से धोया, साबुन से धोया और दे दिया, उतने में बोतल में रहने वाले कीटाणु मरते नहीं हैं जी। तो मेरा अपना मानना ये है कि पहली बात तो अगर कोई भी टॉप मिल्क देना है, चाहे गाय का देना है चाहे भैंस का देना है, 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि दूध में पानी नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर किसी भी तरीके से बॉटल से फीड ना कराएं। निपल केवल एक ही यूज़ होना चाहिए, इसमें माँ अपना भी दूध पिला रही हैं और दूसरी निपल भी लगा रही हैं जी। तो ये जो निपल कन्फ्यूज़न है जो बेबी के माइंड में है, ये बहुत नुकसानदायक होता है। गाय के दूध का सवाल है, गाय के दूध से एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिससे डायरिया होने के चांस रहते हैं। आंतों में अगर सपोज़ इन्फेक्शन होता है, गाय के दूध से एलर्जी होती है तो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, पता नहीं चलता है, साइलेंट ब्लीडिंग होने लगती है। फिर एलर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि डायरिया के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी। तो गाय का दूध हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। माँ बिल्कुल ठीक से दूध पिला रही हैं, अपने खान पीन का ध्यान रखें, समय से अपने कैल्शियम लें, विटामिन डी लें और आयरन लें और अपनी डाइट पूरी लें, जिससे उन्हीं का ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी कुछ और बढ़ने लगेगा। हरी सब्जियां खाएं, पत्ते वाले साग वगैरह की सब्जियां वो लें, तो माँ का दूध धीमे धीमे और रिकवर होने लगेगा। वो एक बेटर न्यूट्रिशन का तरीका है। और अब 6 महीने होने जा रहे हैं हमारे बच्चे को, अब ये ज़रूरत है कि और चीज़ दी जाए जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का नाम देते हैं। तो वो सब चीज़ें माँ के दूध को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, जैसे चावल का माड़ है, दाल का पानी है, दलिया है, खिचड़ी का पानी है, सूजी का हलवा है, सूप है। ये सब चीज़ें अब धीमे धीमे बच्चे की 6 महीने के बाद शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि उनको गाय के दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऊपर का जो दूध है वो भी उसको नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। माँ अपना ही दूध 1 महीने और पिलाएं, 1 महीने बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें और अपने खान पीन का ध्यान रखें, जिससे अपना दूध प्रचुर मात्रा में बनना स्टार्ट हो जाए। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है शीतल जैन का। वो पूछ रही है कि रिकेट्स एक बीमारी, एक समस्या है बच्चों में जो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों में इसको कैसे मतलब निपट सकते हैं इस बीमारी से, और कोई टीका है इसके लिए, या माँ बाप को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बीमारी से निपटने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि टीका तो उसी बीमारी का होता है जिसके लिए इन्फेक्शन होता है, और जब इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम लोग वैक्सीन लगाते हैं, और वैक्सीन लगने से बॉडी में ताकत ज़्यादा होती है, और ताकत ज़्यादा होगी तो वो जब कभी इन्फेक्शन आएगा तो उससे लड़ लेगी। तो ये जो रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ना कि कोई इन्फेक्शन है कि जिसके लिए हमारे पास में कोई टीका हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सबकी ये रिकमेंडेशंस हैं कि जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो 15 डेज़ के बाद से उसको विटामिन डी हम लोग शुरू कर देते हैं। ये रूटीन है जो कि उसको आगे 2 साल तक कंटिन्यूस ले जाता है। तो ये पीरियड में अगर माँ लगातार विटामिन डी, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोग रिकमेंड करते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करती हैं कि भाई 15 दिन के बाद से अब आप इसको विटामिन डी रेगुलर देना शुरू करो, क्योंकि विटामिन डी बनता है सन के अंदर। इतना छोटा बच्चा है, सन के अंदर उसको एक्सपोज नहीं कर सकते, और वो भी कड़ी धूप में सन के अंदर एक्सपोज करने का मतलब ही नहीं। तो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी बनता है वो स्किन में बनता है थ्रू सन। तो ये सन विटामिन है बेसिकली। इट इज़ ना तो न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा मिलता है ना कहीं मिलता है, केवल सन से हमारी बॉडी के अंदर ये बनता है। तो जब सन में एक्सपोजर आजकल लाइफ स्टाइल के कारण, अपने घर परिवार के कारण, पहले तो माँ धूप में निकल जाती थी, खेत में निकल जाती थी, माँ बच्चे को डाल देती थी, विटामिन डी बनता, तो वो सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन अब धीमे धीमे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है तो विटामिन डी देने की, सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। विटामिन डी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को बनाता है, और कैल्शियम ऐसे मान के चलो कि बोन को बिल्कुल स्ट्रेंथ देता है। अब कैल्शियम ही नहीं होगा तो हमारी बोन लचीली हो जाएंगी। ऐसे मान के चलो कि जैसे हमने किसी बोन को अगर हम तेजाब में रख दें और वो देखें उठा के तो वो बिल्कुल मांस का सा लोथड़ा हो जाती है। रिकेट्स यही बीमारी है।
कि वो विटामिन डी और कैल्शियम की वजह से बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि जहाँ कहीं भी प्रेशर पड़ता है बोन्स वहीं से चौड़ जाती हैं। जैसे आप विटामिन, कोई रिकेट्स का बच्चा हो, उसकी हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, ये चौड़ जाएंगे, ये चौड़ जाएंगे, पूरा सिर ऐसे करके बिल्कुल चौड़ जाएगा। तो ये सब विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स हैं जो कि बोन्स के सॉफ्ट होने की वजह से पूरी बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाती है। तो इसके बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बच्चे को विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में लगातार मिलता रहे, और अगर ऐसा मिलता रहेगा तो रिकेट्स तो होगी ही नहीं। और डॉक्टर की एडवाइस है कि कितना विटामिन देना है और कितना जो है कैल्शियम। उसका वो रहता है कि जैसे 400 यूनिट से 800 यूनिट तक का कब देना है, कितनी ड्रॉप्स में। हर विटामिन डी की प्रिपरेशन में अलग अलग रहता है। कभी 400 यूनिट वाले विटामिन डी होते हैं, उनकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो 800 यूनिट विटामिन डी वाले होते हैं उनकी डोज थोड़ी सी कम हो जाती है। कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है, जो कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही रिकेट्स के होने से बचाती है। सर एक आखिरी सवाल जो है वो ये महक वर्मा है, उन्होंने पूछा है कि उनका 2 साल का बेटा है, या उन्होंने चाइल्ड लिखा है 2 साल का बेटा या बेटी, वो सही से खाना नहीं खाती और कोई सॉलिड फूड भी नहीं लेती, इस वजह से अंडरवेट है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, खाना एक बॉडी की ज़रूरत है और एक आदत है। अब बॉडी की ज़रूरत तो है खाने की, वो किससे पूरी हो रही है ये देखने वाली बात है। एपिटाइट अगर बॉडी के अंदर रहती है, अगर एपिटाइट रहती है तो बट नेचुरल सी बात है कि हमारा बच्चा कुछ न कुछ खाएगा, और जब वो कुछ न कुछ खाएगा तो कुछ न कुछ के अंदर कुछ भी हो सकता है। माँ उसको अपनी घर की चीज़ भी बना सकती है। माँ हो सकता है उसको कुछ पैसे दे दे, बाज़ार से चिप्स का डिब्बा ले आए, कुछ और पैकेट ले आए, कुछ बने बनाए चीज़ें ले आए। मार्केट की जितनी भी मार्केटेड चीज़ हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं कि बॉडी के डेवलपमेंट को, बच्चे की भूख को और बच्चे के विकास को मार देती हैं। उसकी एपिटाइट तो लगेगा कि हाँ थोड़े टाइम के लिए पूरी हो गई, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल ज़रूरतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और बच्चे का विकास ख़त्म हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है। धीमे धीमे वो बच्चा जो है वो कुछ दिनों के बाद में उस चीज़ को एडिक्ट हो जाता है। तो माँ को ये ज़रूरत है कि जैसे ही बच्चा खाना शुरू करे अपने घर की चीज़ें बनाए और उनको पका के बच्चे को खिलाए, और 6 महीने तक उसको लाड़ प्यार के रूप में कोई भी खाने की चीज़ ना दे। खाने की चीज़ का मतलब ये है कि वो घर की चीज़ बनाए, लाड़ प्यार में अपने घर की चीज़ बनी हुई खिलाना बच्चे को सिखाए। अगर ये उसकी आदत में आ गया कि मुझे ये चीज़ें ही, जो माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब मुझे खाना है, तो बाहर की चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा तीखा टेस्ट होता है, जो टॉक्सिक मटेरियल से मिला हुआ खाना होता है, वो सब चीज़ें उसकी आदत में अगर नहीं आएंगी तो बट नेचुरल सी बात है कि उसका विकास भी सही होगा, उसकी भूख भी मेंटेन रहेगी, और उसको ये मार्केट की चीज़ें खाने की आदत में भी नहीं आएगा। और आजकल जो बच्चों में देखा गया है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट के मेयो और ये सब जो खाते हैं, इस वजह से। एक्चुअली ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये बेसिकली जितना भी ये खाने की मटेरियल है, इन सब के अंदर पॉलीसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, और इनकी आदत होती है, ऐसे मान के चलो ये प्री प्लास्टिक मटेरियल है। ये प्री प्लास्टिक मटेरियल से मतलब अगर ये चीज़ें बॉडी के अंदर जाएंगी तो ये इनका काम केवल बॉडी में एनर्जी देना ही नहीं है, कुछ पार्ट एनर्जी देते हैं और कुछ पार्ट ये डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। और जब इनके अंदर डिपोजिशन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, ये नहीं है कि एक खाल के अंदर डिपॉजिट होते हैं, ये ऑर्गन्स के अंदर भी डिपॉजिट होना शुरू कर देते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं जैसे कोई 23 साल का बच्चा है, 24 साल का बच्चा है, उसका लिवर फेल हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, उसके ब्रेन को स्ट्रोक आ गया, उसके हार्ट में एमआई हो गया, उसकी आंतें नहीं काम कर रही हैं, उसकी जो लिम्ब्स हैं बाई चांस वो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस में अगर आ गई तो हाथ पैर भी कभी कभी कटने तक का नंबर आ जाता है, इतना ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो बॉडी के अंदर और जो खून की नलियों के अंदर जो डिपोजिशन होता है, जो बीमारी बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, वो बहुत जल्दी शुरू होती है और इन सब के खाने की वजह से वो एक्सीलरेटेड होती है। छोटे छोटे बच्चों में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, किडनी की बीमारी देखने को मिलती हैं, ब्रेन की बीमारी देखने को मिलती हैं। उन सब का कारण ये ओबेसिटी और ख़राब खान पान का स्तर।
तो इन दोनों चीज़ों से बचाव करने के लिए हमारे बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो हमारा खाने का मटेरियल है ये छोड़ना पड़ेगा और उस तरह का मटेरियल लेना पड़ेगा जिसकी डिपोजिशन कैपेसिटी बहुत कम हो, जैसे हमारे बॉडी में जैसे सलाद है और अपना वेजिटेबल खाना है, इन सब का डिपोजिशन बहुत बॉडी में कम होता है, रफेज ज़्यादा होता है, ये आंतों से बाहर निकल जाता है और जब रफेज होगा वो अपने साथ में जितनी आंतों में इकट्ठी गंदगी है उसको बांध के बाहर निकाल देता है स्टूल के ज़रिए। तो इन हमारे बॉडी में रफेज की, ग्रीन वेजिटेबल्स की, सलाद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। माता बहनों को ये चीज़ समझनी चाहिए और उनको अपने बच्चों को ये सब अभी से खाना सिखाना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें स्टेप्स लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेज बच्चों को प्रमोट करते हैं, पहले स्कूलों में पीटी हुआ करती थी, पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी, सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अब धीमे धीमे स्कूल तो पिछले 2 साल से डिस्टर्ब चल ही रहे हैं और खान पान का भी स्तर घर पे जैसा माने बना दिया वो खा लिया। तो पिछले 2 सालों में ओबेसिटी के इतने ज़्यादा केस कोरोना की वजह से निकल के आ गए हैं कि अगर हमने उन बच्चों का अगर डिटेक्ट नहीं किया, अगर हमने ये नहीं किया कि हाँ भाई अब आप ये बच्चे हमारे ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको खान पान का स्तर कैसे चेंज करें, कैसे उन बच्चों को एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करें, तो वही बच्चे अब आगे जा कर के हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं, उनकी सेहत और ख़राब हो सकती है। ओबेसिटी अपने आप में बहुत ख़राब चीज़ है और उनकी लाइफ स्टाइल, उनके ऊपर सोशियोलॉजिकल बर्डन, उनके बिहेवियरल चेंजेस, उनके क्लास में उनके पीयर्स का बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी चेंज, सब कुछ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे मतलब उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट होने लगती है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, बीमारियां होने लगती हैं। ये एक बहुत सही समय होता है जबकि हम 5 साल के से लेकर के और 15 साल तक के बच्चों को जो ओबीज़ हैं उनको हम पकड़ें, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज के लिए हम कोई ना कोई ऐसा कुछ करें और उनके खान पान का स्तर करें, उनके लिए स्पेशल ऐसा कुछ एजुकेशनल करें जो कि उनको ये दिमाग से लगने लगे कि नहीं, मेरे को अपना स्तर चेंज करना है। तब तक ये हम लोग समाज से उम्मीद नहीं कर सकते कि हम जो है वो बच्चे हमारे एक बेहतर समाज का अंग बनेंगे, एक बेहतर समाज का हिस्सा बनेंगे। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि कुछ न कुछ अभी नियर भविष्य में थायराइड का डिटेक्शन, ओबेसिटी का डिटेक्शन, ये सब सरकार की तरफ से ये सब चीज़ें स्कूलों में एसेंशियल्स होने जा रही हैं और हमें उम्मीद है कि हम समय के साथ में ऐसे बच्चों को डिटेक्ट कर पाएंगे और उनके लिए कुछ न कुछ स्पेशल एजुकेशनल मटेरियल, एजुकेशनल क्लासेस, एक्सरसाइजेस क्लासेस, कुछ न कुछ ऐसा कुछ होगा कि हमारा नियर भविष्य में उनका एक बेहतर योगदान हमारे समाज को मिलता रहेगा। जी जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को इस जानकारी का फ़ायदा मिलेगा, ख़ास तौर से जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो न्यू पेरेंट्स बने हैं, उनको तो मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उत्थान हेल्थ में इसी तरीके के सवाल आप भेजते रहिए, हम आपको जो भी जवाब होंगे अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू बताएंगे और अगले जो हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे वो गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, इसलिए गायनी से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो वो आप हमें भेज सकते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9639901800 पर, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल। सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।